you, Dr. Kusagri ji, who is coordinating this session. That is the NEP sensitization program scheduled from 4th November 2024 up to 11th November. And here we have to discuss about the fourth area, that is the higher education in society. There are so many different segments. We have to discuss sub-theme 3, that is the globalization and internationalization. Before coming to the topic, I would like to interact with the participant that I am speaking from the garden of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji. On the name of Malviya ji, the scheme Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teachers in Training was started. Under that scheme, we are organizing this program, and from the place where I am speaking, that is the Indian Institute Center for Teacher Education, DHU Varanasi, is also output of that scheme, Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teachers and Training. I salute to Pandit ji. Then I will come to sub-theme globalization and internationalization. For discussing this topic, we have to throw light on different aspects, that is the liberalization, globalization, internationalization, with reference to education. Here we all belong to education family, followed by directions given by NEP 2020, followed by action taken by NEP 2020. I welcome all participants in this session. I will like to talk in English as well as Hindi both. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर लिबरलाइजेशन की बात करें, जिसको कि हिंदी में हम उदारीकरण कहते हैं, जो है एजुकेशन की रेफरेंस में लिबरलाइजेशन क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, सिस्टम्स और ओपिनियंस लेस स्ट्रिक्ट। जो भी हम नियम कानून बनाते हैं किसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसके रेफरेंस में अगर हम उस रूल को मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, जिससे हम और बेटर रिजल्ट पा सकें, दैट इज द लिबरलाइजेशन। और रिमूवल और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, किसी एक्टिविटी को गो ऑन करने के लिए, रन करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम उसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको अगर रिमूव करते हैं, तो एजुकेशन की रेफरेंस भी कर सकते हैं कि आपका लिबरलाइजेशन है। अलग अलग देश अलग अलग समय काल के हिसाब से लिबरलाइजेशन अपने अपने कंट्री में बेटरमेंट के लिए लागू किए जो है, और अपने यहाँ भारत में 90 और 2000 के आसपास जो है। वेंकट रमन जी, यू आर लिसनिंग, गेटिंग पॉइंट? आवाज आ रही है वेंकट जी? हमारी बात सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई दे रही है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर मिथिलेश जी, बहुत बढ़िया है। ओके, 1990-2000 के आसपास भारत में भी लिबरलाइजेशन को एजुकेशन की रेफरेंस में और सेक्टर में लागू किया जा गया है। और लिबरलाइजेशन के बाद हम बात करें अगर वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? It is the way in which people all over the earth interact with one another. पूरे पृथ्वी पर अलग अलग कॉर्नर में बैठे हुए लोग अगर आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और उसके माध्यम से अपनी व्यवस्था में सुधार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर, एजुकेशन पर, इकोनॉमिक्स पर, इसको संक्षेप में कह देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन। रूल रेगुलेशन को थोड़ा लिबरल करके, उदार करके हम और बाउंड्री लॉन्ग करके, और देखें होंगे प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन भारत में 90 से 2000 के बीच थोड़ा सा आया कि नहीं, गवर्नमेंट पूरे एजुकेशन को अपने हाथ में हर लेवल पर नहीं चला सकती, गवर्नमेंट की सीमाएं हैं। हर क्षेत्र में आप देखेंगे प्राइवेट चीजें निकल के आई, और एजुकेशन में भी आया कि प्राइवेट सेक्टर को रूल रेगुलेशन के माध्यम से अलाउ किया जाए, जिससे पूरे देश के कोने कोने में हर स्तर के एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, इक्विबिलिटी हम दे सकेंगे हम। फिर उसके बाद हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं कि हम एजुकेशन को ग्लोबली कैसे जाने, समझें, बातचीत करें है। और ग्लोबलाइजेशन का जो गोल कह सकते हैं
इसके माध्यम से कर सकते हैं इंक्रीज इंटरनेशनल इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज और एमंग कंट्रीज। दो या दो से अधिक देशों के बीच में अगर हम इंटरेक्शन करते हैं, ये भी हमारा एक गोल हो सकता है। और इसके माध्यम से अनडेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कल्चरल रिलेशन जो हमारे हैं एक दूसरे से मजबूत होंगे, बढ़ेंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसके माध्यम से हम ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ फोकस हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में किस प्रकार से हम लिबरल होते हुए ग्लोबल लेवल पर अपनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। उसके बाद फिर टर्म आता है आपके उसमें इंटरनेशनलाइजेशन, जिसको कि अंतरराष्ट्रीयकरण कहेंगे। कि ये क्या होता है, कोई बताएगा आप में से व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनलाइजेशन? कोई भी आइडिया विचार आ जाए आपकी तरफ से थोड़ा इंटरेक्टिव हम लोग की बातचीत होती रहेगी। चलिए शाम बोलते हैं, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरे से। इंटरनेशनलाइजेशन जो है कि इंटरनेशनलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस of branching out to foreign marketplaces to capture major economy measures। हम अपने किसी व्यवस्था को, किसी प्रोडक्ट को अगर दूसरे देशों में ले जा करके अगर हम लॉन्च करते हैं, उनके बाद में जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी आर इंटरनेशनलाइजिंग आवर प्रोडक्ट। हम आप जो बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, कि हम सभी हायर एजुकेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने हायर एजुकेशन को ही इंटरनेशनलाइज करना है। इन बातों को देखते हुए अगर हम रैंकिंग सिस्टम पर बात करें और आप देखेंगे कि अगर पब्लिकेशन की बात करें बहुत पहले पब्लिकेशन की बात होती थी, फिर हुआ कि नहीं ISSN नंबर इंटर्ड जो आपके जर्नल्स होते उसमें पब्लिकेशन की बात हुई। फिर बात आगे बढ़ी कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में जो आर्टिकल या रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे उसको माना जाएगा। फिर आगे अभी आप देख रहे हैं कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल की बात आ रही है। धीरे धीरे देखिए क्वालिटी को अपग्रेड करते जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, करना ही करना है। अब उससे भी आगे बात कर रहे हैं कि हमारा स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में अगर पब्लिकेशन हो, दैट विल बी बेटर। व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट such type of upgradation from ISSN to Scopus Index journals, क्योंकि पूरी दुनिया अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हमें सबके साथ तालमेल बैठाना है। इन चीजों को कवर करने के लिए रैंकिंग पैरामीटर्स आए दुनिया भर के कई रैंकर्स निकल के आए। अगर वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप सुने होंगे, जानते ही हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई जो ग्लोबल लेवल पर तमाम तरह तरह की यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन को रैंक करते हैं, डिसिप्लिन वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, और रैंकिंग पूरे ग्लोबली देते रहते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई ये भी एक दूसरी बॉडी है जो ग्लोबल लेवल पर यूनिवर्सिटी को, संस्थाओं को रैंकिंग करती रहती है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये कुछ टॉप मोस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के संस्थाओं को रैंक करके उस कंट्री को उसके आधार पर ले जाते हैं। और हमारे यहाँ जो भारत की रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है NIRF, नेशनल NIRF रैंकिंग पैरामीटर्स है। और हर रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कुछ पैरामीटर है। अगर बात करें कुछ पैरामीटर की तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो पैरामीटर है, एकेडमिक रिपुटेशन, इस पर इन्होंने 40% वेटेज दे रखा है। एम्प्लॉयर रिपुटेशन, जहां पर स्टूडेंट्स पास आउट होके जाते हैं उनकी रिपुटेशन कैसी है, उस पर क्रेडिट वेटेज 10% का है। स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, ये भी अपने आप एक मेजर एस्पेक्ट रैंकिंग का है। रिसर्च साइटेशंस पर फैकल्टी मेंबर, हर फैकल्टी की रिसर्च का साइटेशन क्या है, साइटेशन इंडेक्स क्या है, वो अपने आप में 20% वेटेज है पूरे रैंकिंग में। प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी है, किसी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लेवल की कितने इंटरनेशनल फैकल्टी कितने इन्वॉल्व हैं जो वहां पर अपने सर्विसेज दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पैरामीटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 5% proportion of international students,
इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भी अपने आप में मायने रखता है। इसको 5% का वेटेज दिया गया। इस सारे वेटेज को मिला करके उस यूनिवर्सिटी को यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ग्लोबल लेवल पर रैंक प्रदान करती है। एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, रिसर्च साइटेशंस पर फैकल्टी मेंबर, proportion of international faculty, proportion of international students। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर हैं जो कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके माध्यम से ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली यूनिवर्सिटी को रैंक करता है। दूसरी रैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इनके भी आपके कई पैरामीटर हैं, जिसमें टीचिंग एक पैरामीटर है, 30% वेटेज इसमें दिया गया है। रिसर्च, कितने रिसर्चेज हो रही है, किस लेवल में रिसर्चेज हो रही है, पब्लिकेशन कैसा है, उसका वेटेज 30% है। रिसर्च साइटेशंस, जब रिसर्च होगा तो रिसर्च पब्लिश होगा तो साइट होगा, तो साइटेशन ओवरऑल उस संस्था का कितना है, इसको इन्होंने 30% वेटेज दिया। टीचिंग, रिसर्च, रिसर्च साइटेशंस, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री इनकम, ये इनके पैरामीटर हैं। इस पैरामीटर पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रैंक करके संस्थाओं को रैंकिंग देती है। अगली जो बॉडी है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ARWU, इन्होंने जो पैरामीटर लिया है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, outreach and inclusivity, perception, these are few parameters of this ranking institution। and another ranking institution जिसको कि हम कहते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भारत के विश्वविद्यालयों को रैंक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक रैंकिंग बॉडी है। और इसमें जो पैरामीटर लिए गए हैं है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, PLR कर सकते हैं, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये पैरामीटर है जिसके आधार पर भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इनको डेटा लेकर के रैंक करके रैंकिंग दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि हर देश या भारत की भी अपनी एजुकेशन की व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, आउटकम है, रैंकिंग है, और हमें ग्लोबल लेवल पर जाना है। देश की जो पॉलिसीज हैं 1968 में पहली पॉलिसी आती है, फॉलोड बाय 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, और 34 साल के बाद पॉलिसी आ रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। पॉलिसी पूरे एजुकेशन में बात करती है, बहुत कुछ नया है, और पूरी पॉलिसी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनेस्को के द्वारा दिए गए उसके गोल नंबर 4 को कवर करते हुए बात कर रही है। और इस पॉलिसी में भी हायर एजुकेशन पर बहुत सारे रिकमेंडेशन है, जिसमें हम लोगों को बात करना है NEP 2020 के पैरा 2 में, जिसका नाम है हायर एजुकेशन, इसमें चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर के पैरा 12.7 एंड 12.8 पर इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई है कि हम अपने हायर एजुकेशन को कैसे इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं टू अचीव better ranking globally। NEP 2020 suggested so many suggestions given in para 12.7 and 12.8, indicating that we have to move larger numbers of international students studying in India। जो हमारे देश में बाहर के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कैसे और बेटर फैसिलिटी दें, कैसे उनको सपोर्ट कर सकें, जिससे वो स्टेबिलिटी उनकी बनी रहे और वापस जाने के बाद और लोगों को भी प्रपोज करें कि नहीं, आप जाके यहाँ से अपना कोई एजुकेशन करेंगे। दूसरी बात पॉलिसी कह रही है कि जो भारत की विरासत है,
बहुत कुछ हमारे पास जो अच्छाइयाँ हैं, उनको खोजें, जानें और उन पर अलग-अलग छोटे-छोटे कोर्स बना करके उसको हम इंटरनेशनलाइज़ करें। पॉलिसी प्रपोज कर रही है, वी शुड स्टार्ट courses in programs in different subjects such as इंडोलॉजी। इंडोलॉजी मीन्स भारतीय विद्या, भारत की जो विद्या है, भारत की प्राचीनता है, उससे संबंधित जो ज्ञान परंपरा, उनको हम कैसे जो है उस पर छोटे-छोटे कोर्स या प्रोग्राम चेकआउट करें, बनाएँ। इंडियन लैंग्वेजेज, आई यूज़ सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, योगा, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, इंटरनेशनल रिलेवेंट करिकुला इन डिफरेंट मॉडर्न सब्जेक्ट साइंस सोशल, इस पर अलग-अलग छोटे-छोटे जो है हमें कोर्स प्रोग्राम बना करके इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हम इसको इस कोर्स को रन करें, इसके लिए पॉलिसी इशारा कर रही है, प्रकाश डाल रही है। आगे पॉलिसी ये भी कह रही है कि इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, जो हमने अभी शुरू में बात किया, जो हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट कुछ आ रहे हैं, उनको हम और कैसे बेटर करें, प्लस और सोचें कि हाउ टू इनहेंस इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। एट होम मीन्स अपने घर में, अपने घर मतलब अपने देश में किस प्रकार से इंटरनेशनलाइजेशन को, अंतर्राष्ट्रीयकरण को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दें, समृद्धि प्रदान करें, सुविधाएं बढ़ाएं, इस पर भी सोचने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत है। कभी हम विश्व गुरु हुआ करते थे, पॉलिसी ये भी रिकमेंड कर रही है कि हम अपने विश्व गुरु के स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। वी हैव टू अचीव द स्टेटस ऑफ विश्व गुरु। दुनिया हमको जाने, हम ऐसे कोर्स लॉन्च करें, ऐसी बातों को रखें जो हमारी धरोहर, जो हमारी प्राचीनता है, उन बातों को हम कैसे डिफरेंट कोर्स के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट करें, उसको फ्लोट करें, उसको बढ़ाएं, जिससे हम विश्व गुरु की तरफ जो है कि अपने धरोहर को दोबारा रिस्टोर करके प्राप्त कर सकें है। इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस बनाने की बातचीत पॉलिसी कह रही है कि हर विश्वविद्यालय में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, जो इस दिशा में बराबर काम करे, एक प्रोफेसर इंचार्ज उसका हो, जो बराबर इस बात पर चर्चा करे, विमर्श करे, मीटिंग करे, परसू करे कि किस प्रकार से हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे पास हैं, उनको कैसे बेटर फैसिलिटी दे सकें और अधिक से अधिक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से ऐड ऑन कर सकें। इस पर भी पॉलिसी जो है प्रकाश डाल रही, इशारा कर रही है। हमको, आपको, हमारे विभागों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे केंद्रों को, संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके अच्छे विश्वविद्यालय, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, उनके विभाग से, उनके शिक्षक से, उनके छात्रों के माध्यम से एमयू करने की बात सजेस्ट कर रही है, जिससे हमारा आपस में इंटरनेशनलाइजेशन बना हो, बढ़े, आगे जा करके हम और अच्छा कर सकें। इस पर भी पॉलिसी इशारा कर रही है, कह रही है कि वी शुड फॉलो एमयूज विद टॉप 100 यूनिवर्सिटी। जो ग्लोबल रैंकिंग है, उन रैंकिंग के आधार पर जो 100 रैंकिंग में विश्वविद्यालय हैं, या किसी खास सब्जेक्ट में 100 लेवल पर रैंकिंग आ रहे हैं, या किसी खास विधा के नाते, व्यवस्था के नाते वो अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके साथ एमयू होना चाहिए। इस पर भी इशारा कर रही है। आगे आपने सुना होगा कि पॉलिसी में एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बातचीत की गई है। इसका पर्पज ही था कि यहाँ के कोर्स किया हुआ बच्चा अगर कोई क्रेडिट अचीव कर रहा है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ के क्रेडिट में एडजस्ट हो सके, या विदेश से कोई कोर्स करके आया हो, कुछ क्रेडिट अचीव किया हो, तो वो क्रेडिट इंडियन यूनिवर्सिटीज में आकर के क्लब हो सके, मर्ज हो सके, जिससे वो किसी कोर्स को अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। ये पॉलिसी की कुछ कुछ रिकमेंडेशन आपके सामने हम रखे हैं। 29 जुलाई 2020 को पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा पारित की गई है, प्राप्त हुई है। आज हम लोग 2024 में हैं और ठीक एक साल के बाद जो है पॉलिसी के रिकमेंडेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक गाइडलाइन लेके आ रही है, गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो 2 पैरा 12.7 और 12.8 में एनईपी 2020
इंटरनेशनलाइजेशन के लिए रिकमेंडेशन दे रही है, इस रिकमेंडेशन को अचीव करने के लिए यूजीसी 1 साल के बाद 21 जुलाई के आसपास 21 जुलाई 2021 को गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को कैसे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करें, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनाई है। मैं आपको गाइडलाइन दिखा रहा हूँ, यूजीसी की वेबसाइट पर है यह है। दिस इज द गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। दिस इज द आउटकम ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ पैरा 12.7 एंड 12.8 given in chapter 12 of part 2 of NEP 2020 इन 2021। 1 साल के बाद यूजीसी देखिए कितनी वरीयता के आधार पर सबसे पहले इस गाइडलाइन को ले आ रहे हैं हम तक, ठीक 1 साल के बाद जो है। अब इसके बहुत सारे फीचर हैं, बहुत डिटेल में पॉलिसी दी गई है, ये गाइडलाइन दिया गया है। पर्पज ये है कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट, एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी संस्था, हमारे विभाग का इंटरनेशनल लेवल पर दायरा बढ़े, हम उन सारे कंपोनेंट पॉइंट्स को जान सकें। इसके लिए ये गाइडलाइन इशारा कर रही है। ये जुलाई 2021 देखिए, 20 में पॉलिसी आई, 21 में आपकी गाइडलाइन आ जा रही है। और इसमें जो मेन पॉइंट 4 पे देखिए दिया हुआ, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स, देयर आर 8 स्ट्रेटेजी को दी गई हैं कि किस प्रकार से 8 स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम इंटरनेशनलाइजेशन को और बेटर कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग को ग्लोबल लेवल पर कैसे और अच्छा कर सकते हैं। जिसमें दिखा हुआ इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, एक मेजर एस्पेक्ट इनका है। क्रेडिट रिकॉग्निशन अंडर ट्विनिंग अरेंजमेंट, अपनी क्रेडिट को दुनिया के लोग एक्सेप्ट करें, उनकी क्रेडिट को हम लोग एक्सेप्ट करें। इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क यूजीसी के द्वारा बनाया गया है, जारी किया गया है, यूजीसी की वेबसाइट पर है। और क्लास 1 से लेके हायर एजुकेशन तक को इन्होंने क्रेडिट फ्रेमवर्क में बात रखा है कि कितने घंटे, कितने क्रेडिट, कितने दिन का कोर्स होगा, कितना करने पे क्या पाएंगे। और एनबी 2020 में भी आपने देखा होगा कि 4 साल का जो बैचलर डिग्री आई है, उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एडवांस डिग्री, ऐसे डिग्री बांट सकते हैं। तो सारे को क्रेडिट में क्रेडिटाइज कर दिया गया है। और पर्पज है कि अपने कोर्सों को भी क्रेडिट में देख सकें, आगे ग्लोबल लेवल पर हम क्रेडिट ट्रांसफर कर सकें, इसलिए ये एबीसी एकेडमिक बैंक का क्रेडिट आया हुआ है। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप अप्रोच की बात की गई है, लोकल टू ग्लोबल बने और एक ग्लोबल सिटीजन की जो समझ होनी चाहिए, जो आशाएं होनी, वहां तक जा सकें। आईसीटी के माध्यम से अपने इंटरनेशनलाइजेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, इसके माध्यम से ही हम अपने रैंकिंग को बेटर कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन पर आ सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग अब्रॉड, दुनिया में हम अपने एजुकेशन की कैसे ब्रांडिंग कर सकें, एलुमनी को कैसे कनेक्ट कर सकें जो पास आउट हैं, और ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। कुल 8 पॉइंट इन्होंने इस गाइडलाइन में सजेस्ट किया हुआ है। इस 8 पॉइंट के माध्यम से ये स्ट्रेटजी हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं, इनको जानने समझने के माध्यम से हम एज ए फैकल्टी, एज ए ट्रेनर, एज ए लर्नर, एज ए फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी यूनिवर्सिटी कैसे इंटरनेशनलाइजेशन को और अच्छा कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से। जो है आगे हम बात करते हैं, यह है प्रोफेसर डीपी सिंह साहब चेयरमैन थे, उनके समय में पॉलिसी देखी आई। 29 जुलाई 2021 को प्रॉपर जो है अप्रूव हो गई पॉलिसी चेयरमैन के माध्यम से। बहुत डिटेल में हम कुछ पॉइंट इसमें हाईलाइट किए हैं। ये देखिए रैंकिंग, क्यूएस 2022 की रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है, जिसमें हम बहुत अच्छी रैंकिंग हमारी ग्लोबल लेवल पर नहीं आ पा रही है। हम इसके लिए इफर्ट करने की जरूरत है, इसलिए पॉलिसी इसको रिकमेंड कर रही है, गाइडलाइन जारी की गई कि हम ग्लोबली जो है अपनी रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग में अपने पावदान को कैसे बेटर कर सकें। दूसरी चीज अगर हम देखें कि भारत से जो विद्यार्थी स्टूडेंट मोबिलिटी है,
स्टूडेंट मोबिलिटी फ्रॉम इंडिया टू अब्रोड बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं कि हाईलाइट हमने किया, स्टूडेंट मोबिलिटी इज द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। स्टूडेंट जब मोबिलाइज होगा एक जगह दूसरी जगह जाएगा तभी उस देश की एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। और अपना जो डेटा है कि दिसंबर 2020 में जो डेटा लिया गया है, 10 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन ए ईयर जो है, वेयर एज डेटा MEA 2021 का दिया गया है। और हमारे यहाँ जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 1920 का है, वो डेटा कह रहा है कि 49,348 लगभग 50,000 विद्यार्थी दूसरे देशों से भारत में पढ़ने आ रहे हैं और 10 लाख विद्यार्थी भारत के विदेश में जा रहे हैं। कहने का आशा ये है कि हम कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अभी उतनी पकड़ नहीं बना पाए जितना होना चाहिए, वरना हम अपने विद्यार्थी को ही अपनी जगह रोक लें और दूसरे देश से लोगों को बुला लें। जो है ये हमारा डेटा कह रहा है कि हमारे यहाँ से पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है और हमारे यहाँ आने वालों की संख्या लगभग 1/20 है। जो है 10 लाख में से 50,000 हमारे विद्यार्थी वहाँ से आ पा रहे हैं। वो भी देखना होगा 50,000 विद्यार्थी भी किस देश से हमारे पास आ रहे हैं। एक डेटा तो ये है। दूसरी बात है कि इस गाइडलाइन का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर हम बात करें। जो है टोटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस गाइडलाइन, द गाइडलाइन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं को इतना सुदृढ़ करें, मजबूत करें कि उसके लिए विदेश से विद्यार्थी क्या करें, अट्रैक्ट हो सकें, यहाँ के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइडलाइन, टू फोस्टर इंटरनेशनल कॉम्पिटेंसी इन आवर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। जो हमारे शिक्षक हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की जरूरत है। नेशनल लेवल पर बहुत अच्छी बहुत संस्थाएं हैं, बट what is the trend of competencies of faculties at global level at high ranking universities, उनको जानना समझना और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझते हुए उनकी कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या वे हो सकती हैं, उसको स्टडी करके अपने देश में उस कॉम्पिटेंसी को के माध्यम से फैकल्टी को एनरिच करना, फॉलोड बाय स्टूडेंट्स। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्या कॉम्पिटेंसी होती है उसको भी अपने देश के विद्यार्थियों में इनहेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है टू डेवलप ए ग्लोबल माइंडसेट ऑफ आवर लर्नर्स एंड शेप देम एज ग्लोबल सिटीजन्स विद डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन। जो भारत का विद्यार्थी है उसमें एक ग्लोबल माइंडसेट विकसित करें जिससे ग्लोबल सिटीजन हो, साथ में अपने डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, भारत के जड़ों से भी जुड़ा रहे, इसको भी जानते हुए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नागरिक बन सके। इस प्रकार के मानसिक विचार को बढ़ाने की जरूरत है। अगला ऑब्जेक्टिव है जो है टू प्रमोट एक्टिव लिंकेज बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। भारत की जो अच्छी संस्थाएं हैं और दुनिया की जो अच्छी संस्थाएं हैं, उन दोनों के बीच में एक लिंक जो है, एक लगाव पैदा करने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है, जिससे हमारी जो समृद्धि है उनको भी दे सकें और उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको हम अपने लिए अडॉप्ट कर सकें। लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव ग्लोबल रैंकिंग इन इंटरनेशनलाइजेशन इंडिकेटर्स। अभी हमने 3 इंटरनेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात किया। उन डिफरेंट इंटरनेशनल रैंकिंग जो बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सारे इंडिकेटर को स्टडी करके देखें और उन इंडिकेटर पर काम करने की जरूरत है। काम करके हम उनको क्या करें, इम्प्रूव करें, जिससे हमारी या हमारे देश के हायर एजुकेशन की संस्थाओं की रैंकिंग ग्लोबली इनहेंस करे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए
ये गाइडलाइन स्ट्रेटजी दे रही है और हमें आपको इन स्ट्रेटजी को जानने समझने की जरूरत है, उसको हम लोग जानने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एज ए फैकल्टी अपने संस्था में कैसे इसको किस स्तर पर कहाँ तक लागू कर सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं, जिससे हमारी रैंकिंग में सुधार की दिशा में काम हो सके। एक एक रैंकिंग की हम बातचीत करेंगे भी है, एक एक स्ट्रेटजी की है। पहली स्ट्रेटजी देखिए है इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। सबसे पहले अपने जगह रहते हुए अपने देश की संस्थाओं को कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का प्रयास कर सके। इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, इंटरनेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पैरामीटर को किस हद तक जो भी सुविधा हमारे पास है, जो भी साधन है, उसमें कुछ संस्थाओं को आइडेंटिफाई करके कैसे एट होम हम इम्प्रूव कर सकें है। इसके लिए कुछ कुछ सुझाव दे रही है पॉलिसी, गाइडलाइन सजेस्ट कर रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंटरनेशनलाइजेशन इनिशिएटिव्स, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स कराया जाए, जिसके माध्यम से हम हाउ टू टेक इनिशिएटिव्स फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, इस बात की चर्चा की जाए। अभी हम देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग जो कर रहे हैं वो है ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ एनईपी 2020। उसके भीतर हायर एजुकेशन के भीतर ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, यहाँ पर जो है हम कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग चेकआउट कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन को फोकस करें, और जिसके माध्यम से हम फैकल्टी मेंबर के लिए प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, अफसर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने इंटरनेशनलाइजेशन एट होम को प्राप्त करने में कुछ हद तक ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकते। दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, दैट इज द इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। नेक्स्ट है इसमें कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल फैकल्टी। जो भारत और विदेश के शिक्षक हैं उनके बीच में कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि इसको इफर्ट कौन करेगा, जो है ये इफर्ट हमें और आपको ही करना होगा। जो अगर हम आइडेंटिफाई अपने डिसिप्लिन पर जाएं, डिसिप्लिन से संबंधित यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाएं और सारे फैकल्टी की ईमेल आईडी और डिटेल दिए हुए हैं, लोग बात करते हैं, बस वो प्रयास करें अगर जो है तो कुछ कुछ बातचीत हमारी हो सकती है। वी है अनऑफिशियल ऑफिशियल जो भी फिजिबिलिटी बन सकती है। एज ए फैकल्टी हमें इंटरनेशनल फैकल्टी से कम्युनिकेशन को बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत हो, संजोग बने तो हमें किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन, अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें हमें दे दिया है, हमें जुड़ने की जरूरत है, जिससे हमारा कोलैबोरेशन उनके साथ बढ़े। आगे बातचीत बढ़ाते हुए डिपार्टमेंट लेवल पर, विश्वविद्यालय स्तर पर भी कोलैबोरेशन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डायमेंशन टू करिकुला। जो भी हमारा करिकुला है हमारे विश्वविद्यालय का, उसको हम बनाते हैं, रिवाइज करते हैं समय समय से। उस पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर क्लास की करिकुला को इंटरनेशनल डायमेंशन से देखने की जरूरत है। अच्छे विश्वविद्यालयों में दुनिया के जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे ही कोर्स की उनका करिकुला क्या है, क्या कुछ कंटेंट पढ़ा रहे हैं, क्या उनके तरीके असेसमेंट के हैं, इन सारी चीजों को देखने, सुनने, समझने के माध्यम से हम उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए सोच सकते हैं। अदर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ इन इंडिया सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, स्ट्रीम की बात इसमें काफी चल रही है, इनको भी थोड़ा हमें अपडेट करने की जरूरत है। जो है क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, जो अपने देश में बाहर के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, उसको थोड़ा जो है क्वालिटी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो विद्यार्थी आ रहे हैं या जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी इन बातों को देखें, वेबसाइट के माध्यम से जो कमेंट आते रहते हैं उसके माध्यम से वो आकर्षित हो सकते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, जिससे उनकी संख्या बढ़ सकती है। हियर वी हैव टू अरेंज
क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटी निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आता है। हम आप भी कहीं कहीं कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, रहते हैं, आप होंगे भी, तो क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटी के दिशा में भी बात कर सकते हैं, जिससे फॉरेन की स्टूडेंट को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ऑन कैंपस सपोर्ट, कोई विद्यार्थी हमारे कैंपस में है, किसी क्लास में पढ़ रहा है, तो हमें ऑन कैंपस उसको अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छा से अच्छा सपोर्ट, अच्छा माहौल, पेपर वर्क, जो भी चीजें हो सकती हैं, दैट शुड बी इन बेटर वे। इस पर भी संस्थाओं को समय समय से गाइडलाइन इशू करके उस पर फॉलो करते रहना चाहिए। इंटीग्रेटिंग इनकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट विद लोकल कम्युनिटीज, जो भी बाहर से बच्चे आए उसके लिए गाइडलाइन सपोर्ट कर रही है, इशारा कर रही है कि हम लोकल कम्युनिटी से उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करें। लोकल कम्युनिटी में कौन हो सकता है? फैकल्टी मेंटर्स हो सकते हैं, होस्ट फैमिलीज हो सकती है, स्टूडेंट बडीज हो सकते हैं। इनसे हम इनको इंटीग्रेट करें, जिससे वो विद्यार्थी किसी अन्य देश से आकर के यहाँ किसी प्रकार की अकेलापन न महसूस करे, वो बेटर हो सके, उसको यहाँ अच्छा लग सके। नेक्स्ट है फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर इनकमिंग स्टूडेंट्स। जो भी विद्यार्थी बाहर का आता है उसको यहाँ का वातावरण क्या होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए, सेफ हो, पॉजिटिव हो, होलिस्टिक एक्सपीरियंस हो। ये हम सब एज ए फैकल्टी, एज एडमिनिस्ट्रेटर, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं, ये इसको कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की बाहर की किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का अवरोध। ऑफरिंग लोकल लैंग्वेज कोर्सेज एंड अदर ब्रिज कोर्सेज एज नीडेड, जैसी जरूरत हो उस हिसाब से हम जो है लोकल लैंग्वेज के कोर्स और अदर ब्रिज कोर्स भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? कोई रिस्पॉन्स दीजिए आप में से। यस सर, इट्स विजिबल सर। ओके, जी दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके ओके, और हम लोग सुन भी रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये ऑनलाइन में बहुत अच्छा है, कभी कभी यही दिक्कत आती है, बात रिसीव हो रही नहीं हो रही। बहुत बढ़िया, ये है डिटेल में, लेकिन कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट में आपको दिखाऊंगा, जिससे पूरी गाइडलाइन आपको जानकारी हो जाएगी। फास्टर कनेक्शन अमंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इनके साथ कनेक्शन करें। शॉर्ट टर्म नॉन डिग्री कोर्स भी बना सकते हैं, जैसे अपने यहाँ देखिए योगा है, इंटरनेशनल लेवल पर हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, तो क्या कुछ योगा पर छोटे छोटे सर्टिफिकेट को डिप्लोमा कोर्स बनाए, जिससे दुनिया के लोग उसको विद्यार्थी या उनके गार्जियन भेजें, भाई जाइए बनारस में, बनारस तो ऐसे बहुत पुराना शहर है, और योगा सीख करके आइए, जो है एक अलग तरह की उसमें एनर्जी मिलेगी। जो है फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी जो है आपका है, आयुर्वेद अपना है, हेल्थ है, संस्कृत है, वास्तुशास्त्र है, इस सब पर भी छोटे छोटे कोर्स बना करके हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा जो है एक गाइडलाइन हमें सजेस्ट कर रही है। और भी बहुत सारे इनके रिकमेंडेशन है, जो है इसको आप देखिएगा। ये पहला स्ट्रेटजी थी इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। भारत में रहते हुए भी हम अपने संस्थाओं को किस प्रकार से मजबूती प्रदान करें, कैसे इसको ताकत दें, शक्ति दें, जिससे दुनिया के विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कुछ कुछ पॉइंट जो है ये गाइडलाइन सजेस्ट कर रही है, और भी चीजें हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, एज ए फैकल्टी संस्थाओं में मिलकर बैठ के बात करके इसको हम थोड़ा सा आगे बात कर सकते हैं। अगली देखिए स्ट्रेटजी है 4.2 जो है क्रेडिट रिकॉग्निशन अंडर ट्विनिंग अरेंजमेंट है। एबीसी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एनईपी 2020 की रिकमेंडेशन पर है, और इसका बकायदे फ्रेमवर्क आया है। कभी मौका लगे तो आप इसी यूजीसी वेबसाइट पर पढ़ा हो, उसको देखिएगा। एक जनरलाइज फॉर्म सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि हर क्लास को क्रेडिट से जोड़ दिया गया है, और निश्चित रूप से इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान रखा गया हो, दुनिया में किस प्रकार से क्रेडिट को देखा जाता है, इनके कोर्सेज कितने क्रेडिट के होते हैं, उसी के आसपास अपने भारत के क्रेडिट फ्रेमवर्क को विकसित किया गया है। यहाँ 4.2 की स्ट्रेटजी है क्रेडिट रिकॉग्निशन अंडर ट्विनिंग अरेंजमेंट। दो संस्थाएं मिल करके क्रेडिट का किस प्रकार से आदान प्रदान करके विद्यार्थियों को एक पर्टिकुलर
सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। ये है, देखिए इसकी जो रिकमेंडेशन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सजेस्टेड दिस ट्विनिंग अरेंजमेंट विल गिव इफेक्ट टू क्रेडिट रिकॉग्निशन। अब दो देश या दो से अधिक देश की जो संस्थाएं हैं उनके क्रेडिट को समझ करके हम उस क्रेडिट को अपने क्रेडिट के साथ ऐड ऑन कर सकें, या हमारी क्रेडिट को लेकर के कोई अगर जाता है तो वहाँ दूसरे देश के विश्वविद्यालय में क्रेडिट को ऐड ऑन करके किसी कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। अब मेरा तो मानना है कि आगे आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। कुछ क्रेडिट हमने इंडिया से किया, कुछ क्रेडिट किसी और देश से किया, कुछ क्रेडिट किसी और देश से किया है। ऑनलाइन में MOOC के माध्यम से फैसिलिटी आई गई है, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज को अडॉप्ट कर लेंगे। ये है तो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हम क्रेडिट को अलग अलग विश्वविद्यालयों से गेन करके एक सर्टिफिकेट को कंप्लीट कर सकेंगे। आगे देखिए इसमें करें एग्रीमेंट MOU विद फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ क्रेडिट्स अंडर ट्विनिंग अरेंजमेंट। इनके क्रेडिट को या किसी विश्वविद्यालय के क्रेडिट को हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कितना एक्सेप्ट करेंगे, किस मोड में करेंगे, इसके लिए दो या दो से अधिक संस्थाएं आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं, MOU कर सकती हैं। उनके करिकुलम को समझ करके, उनके क्रेडिट सिस्टम को समझ करके, उनकी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा को समझ करके हम आपस में एक दूसरे को जान के समझ के उनके कोर्स के नेचर को एग्रीमेंट करके और ट्विनिंग के माध्यम से क्रेडिट को हम एकोमोडेट करके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मैं एक अनुभव भी बताऊंगा आपको जल्दी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, उसके भीतर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और वहाँ पर ग्लोबल क्लासरूम के माध्यम से कोर्स चलता है। USA की कोई यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ के भी टीचर्स में ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यहाँ की प्रोफेसर मैडम है, वो कोऑर्डिनेटर, वो भी क्लास लेती हैं। स्टूडेंट BHU के एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं जो BEd करते हैं, और USA की यूनिवर्सिटी वहाँ के स्टूडेंट होते हैं। दोनों स्टूडेंट, ये 2 साल से कोर्स चल रहा है, तीसरा साल इस साल है। अब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है कि टीचर उधर के भी हैं, इधर भी हैं। उनका अलग एक ग्लोबल क्लासरूम बना हुआ है, ऑनलाइन बच्चे जुड़ जाते हैं, टाइम टेबल है, एग्जामिनेशन BHU लेता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर वगैरह बनाते हैं, एग्जाम देते हैं, दोनों यूनिवर्सिटियों के, और सर्टिफिकेट पर दोनों विश्वविद्यालयों के नाम जुड़े रहते हैं। ये देखिए चल रहा है। आगे भी ऐसे कोर्सेज को और उनके क्रेडिट को, नेचर को जान करके हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, MOU कर सकते हैं और किसी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, 2 से अधिक यूनिवर्सिटी अगर है तो उनके साथ भी हम MOU कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं 2 ही यूनिवर्सिटी आपस में करती है। फिर एग्जिस्टिंग करिकुला में बी सप्लीमेंटेड बाय द एडिशनल करिकुला ऑफ द कोलैबोरेटिंग यूनिवर्सिटी। हमारा जो करिकुला है फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से अगर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, इन कोलैबोरेशन के माध्यम से अपने करिकुला में अगर कहीं कमी है, क्रेडिट कम है, ज़्यादा है, तो उनसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, या उनके में कमी है तो अपने करिकुला को उनको बता के देख करके उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारा क्रेडिट, आवर, मार्किंग, ग्रेड, ये सारी चीज़ें सही हो सकें और सही करके हम प्रॉपर उसको मार्क्स या ग्रेड दे सकें। ज्वाइंट कोर्स स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। डिग्री ऑफर्ड अंडर सच ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी अवॉर्डेड बाय द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली। ये गाइडलाइन कह रही है कि इस प्रकार से जो भी ट्यूनिंग माध्यम से प्रोग्राम बनाए जाएंगे, क्रेडिट ट्रांसफर किए जाएंगे, वह डिग्री केवल और केवल भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसा एक गाइडलाइन सपोर्ट कर रही है, इशारा करती है। The credits obtained at the foreign higher education institution shall be reflected in the transcript। जो भी ट्रांसक्रिप्ट जारी की जाएगी उसमें क्रेडिट को बकायदे क्या करेंगे, फॉरेन की किस यूनिवर्सिटी से किस पेपर में कितना क्रेडिट विद्यार्थी लर्नर ने एक्वायर किया है, और इंडिया की किस यूनिवर्सिटी से किस पेपर में कितना एक्वायर किया, दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी शोन इन द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द लर्नर। ऐसा इनका रिकमेंडेशन है। फिर आगे कह रहे हैं कि क्रेडिट ट्रांसफर में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि सेम कोर्स को बाहर से भी कर ले रहे हैं और इंडिया से भी कर ले, 2 बार आ जाए, ऐसा नहीं। टू अवॉइड ओवरलैपिंग, इस बात को हायर एजुकेशन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी संस्थाओं को इंश्योर करना होगा। और भी कुछ कुछ रिकमेंडेशन है, आप लोग देखिएगा, वो डिटेल भी दिया हुआ है। ऐसे जो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगी उनका पीरियडिकल रिपोर्ट एनुअल बेसिस पर देखा जाए, जिससे कितने नंबर आप स्टूडेंट एडमिट हुए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जिसमें बाहर के भी बच्चे हैं, क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है, कितने विद्यार्थी इस कोर्स को सक्सेसफुल पूरा कर पा रहे हैं, कितने को डिग्री दी जा रही है, ये सारी चीजें वेबसाइट पर आनी चाहिए और इसका समय समय से एनुअल रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। दिस वाज द सेकंड aspect, that is the credit recognition under twinning arrangement। पहला हम लोगों ने देखा इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, ये रिकमेंडेशन है। भारत के संस्थाओं को भी इंटरनेशनलाइज करने के लिए बेटर से बेटर किया जाए। दुनिया के देशों के विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, कोई कोर्स कर रखा है, उससे हमारे तालमेल बैठ रहा हो, हम उसके साथ रिव्यू करके, एग्रीमेंट करके, स्टडी करके उनके क्रेडिट को अपने विश्वविद्यालयों के किसी कोर्स के किसी पेपर में मर्ज करके यहाँ से डिग्री दे सकें। इस बात की स्ट्रेटजी पॉइंट 4.2 में है और उसमें ये बेनिफिट आएंगे, एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रिकॉग्निशन अंडर ट्विनिंग अरेंजमेंट। क्या क्या बेनिफिट संस्था को, विद्यार्थी को मिल सकता है, इस बात की चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे देखिए, ग्लोबल सिटीजनशिप अप्रोच तीसरी स्ट्रेटजी है। क्या कुछ करें जिससे इन विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाला विद्यार्थी में ग्लोबल सिटीजनशिप का भाव आ सके। क्या है सिटीजनशिप, इस पर देखिए बातचीत की रही। इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनल डायमेंशन टू करिकुलम, international offering in educational activities, international competencies in our faculty as well as students विकसित होनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल डायमेंशन बने हुए कैसा करिकुलम होना चाहिए, कैसी ऑफरिंग हो, कैसी एक्टिविटी कराई जानी चाहिए, क्या कंपटेंसी होनी चाहिए स्टूडेंट में भी और विद्यार्थी में भी। और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है। आगे देखिए, कह रहे हैं यह है, one of the foremost qualitative changes is fostering global ethos within our institutes and making our learners global citizens। जो भारत के संस्था में भारत का विद्यार्थी पढ़ रहा हो या दूसरे देश का विद्यार्थी जोड़ हुआ हो, उसमें विशेष प्रकार का हित को विकसित करने की जरूरत है, जिससे उसमें ग्लोबल सिटीजनशिप का भाव आ सके। ग्लोबल सिटीजन क्या है? ग्लोबल सिटीजन इज समवन who is aware of and understands the wider world and actively works towards making our planet more equal, fair and sustainable। ग्लोबल हम इस तरह की जब सोच रखते हैं तो उस विद्यार्थी में ग्लोबल सिटीजनशिप के भाव को बढ़ाया जा सकता है, देखा जा सकता है। इक्वल हो, फेयरनेस हो, सस्टेनेबिलिटी हो, इस प्रकार से काम करें। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टेक ए ग्लोबल सिटीजन अप्रोच एट देयर इंस्टीट्यूशन। अपने संस्थाओं में कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए जिसके माध्यम से ग्लोबल सिटीजन को हम निकाल सकें, उनको हम विकसित कर सकें, उनको नर्चर कर सकें। इस अप्रोच के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें, बातचीत कर सकेंगे। इसके लिए बहुत सारे बात इसमें बताई गई है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, इसको आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट इसमें दिया गया है। दिख रहे हैं कि विद्यार्थी में हमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की जरूरत है। जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हमारे मेथड पढ़ाने के हों, जो असाइनमेंट हों, जो क्वेश्चंस हों, कुछ ऐसे बनाया जाए, कुछ ऐसे प्लान किए जाए जिससे स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ सके। ही आर सी शुड बी बेटर इन कम्युनिकेशन, लोकल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज चीज़ों को कम्युनिकेट कर सके, जो है टेक्नोलॉजिकली साउंड हो सके, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे वो विद्यार्थी परिचित हो सके। क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस भी हो, एक दूसरे के कल्चर को जान सके और अडॉप्ट कर सके अपने आप को, अपने वातावरण में और ग्लोबल लेवल के वातावरण में।
ये 4.3 जो है 3 स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखा, सजेस्टेड बाई गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. Now we are coming on point 4.4, that is the ICT based internationalization. What should be the role of ICT to enhance internationalization? ये बकायदे स्ट्रेटजी के रूप में है, इसका कैसे इस्तेमाल करके हम अंतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण कर सकते हैं. इसमें कुछ कुछ पॉइंट देखिए सजेस्ट किया गया हुआ है. मूक से सभी लोग परिचित हैं जो है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है काफी पहले से आ गया है. इसको थोड़ा इस बढ़ाने की जरूरत है, बच्चों में भी जाने की जरूरत है. और मूक पर जो दिए गए कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अपने करिकुलम के किसी पेपर में हम कैसे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ये विश्वविद्यालयों को और जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, मेकर्स हैं, उनको सोचने की जरूरत है. प्लस हम फैकल्टी मेंबर को अपने पेपर से संबंधित कंटेंट पे मूक कोर्स को बनाने की जरूरत है. और दुनिया में मूक की तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं. कुछ अनपेड है, कुछ कुछ कोर्सेज पेड भी हैं. उनको भी जानने समझने की जरूरत है, जिससे हम एक स्टैंडर्ड कंटेंट मटेरियल को ग्लोबल लेवल पर अचीव कर सकें, उसको अवेलेबल करा सकें. अच्छे विश्वविद्यालयों में मूक के बकायदे सेंटर बने हुए हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं. तो आपको भी जब कहीं मौका लगे, मूक पर कोई कोर्स बनाने की बातचीत हो, मूक की कोई जिम्मेदारी हो, तो आप आगे बढ़ कर के उससे जुड़ें, जिससे आपकी समझ हो. या मूक से कोई कोई कोर्स भी बीच बीच में करते रहना चाहिए, अपने फील्ड से आसपास के कोर्स. तो पहली रिकमेंडेशन देखिए इसमें आईसीटी में, एड्रेसिंग द कंसर्न्स फॉर एक्सेस इन इक्विटी थ्रू हेल्प ऑफ मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज. इसको अवेलेबल कराने की जरूरत है. अच्छे विश्वविद्यालय अपने वेबसाइट पर मूक कोर्सेज डाल रहे हैं, आगे बनाने की भी बातचीत कर रहे हैं. क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट इन टेकिंग ऑफरिंग ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्री. ई कंटेंट बना करके वेबसाइट पर डाले है, और ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कोर्सेज भी कुछ कुछ बढ़ाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं. ये पैटर्न चल गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज चला भी रहे हैं, बना भी रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी. बीच में कोविड पीरियड में देखिए हम लोगों ने आईसीटी को बड़े ही नजदीक से जरूरत के हिसाब से सीखा है. और धीरे धीरे विश्वविद्यालयों को, संस्थाओं को आईसीटी इक्विपमेंट को बेटर से बेटर करके फैकल्टी मेंबर को मुहैया कराइए. मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, संस्था का देखिए पूरा कंप्यूटर और ये सारी चीजें दी गई, इंटरनेट वगैरह, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. आगे जितने भी आईसीटी के टूल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इनको भी जानने समझने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकें और अधिक से अधिक इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सकें. स्ट्रीमलाइन द फॉर्म एंड प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट थ्रू हेल्प ऑफ आईसीटी. आईसीटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके और अपने ब्रोशर को समय से बना करके आईसीटी के माध्यम से फ्लोट करके पूरे ग्लोब पर कहीं भी भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से कहीं का भी विद्यार्थी उसको जाने, समझे कि भाई भारत के विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कोर्स चले, इतनी फीस है, इतना क्रेडिट है, इतना टाइम पीरियड है, रहने की फैसिलिटीज है, सारा देख करके हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं. विद्यार्थी घर बैठे ही चीजों को जान जाएगा. ये भी अपने कल्चर को अपनी संस्थाओं में आईसीटी के माध्यम से वेबसाइट को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे दूर दूर के विद्यार्थी से जुड़ सके. आप सभी लोग इस कोर्स में जो रजिस्टर हुए हैं, डॉक्टर सिंह ने जो ब्रोशर बनाया, भेजा, उसको जाने समझे इनरोल हो गए. ये तो अभी नेशनल लेवल का काम हुआ, इसी को हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कर सकते हैं कि विद्यार्थी एडमिशन भी लें, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकें. आगे आईसीटी के माध्यम से जो भी एडमिशन या ट्रेनिंग हो रही है, उस डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसके आधार पर उसकी जो है रिपोर्टिंग करना, उन विद्यार्थियों को जो पास आउट हैं, ऐसे शिक्षक जो ट्रेनिंग दे के जा चुके हैं, उनको ट्रैक कर सकें, उनके फॉलो को देख सकें.
इसमें भी आईसीटी हमारी मदद कर सकती है। With the help of ICT, we organize seminar, workshop, webinar, conference, meetings, etc. This can be done with foreign experts. ऐसा एक गाइडलाइन सजेस्ट कर दी है। बड़ी आसानी से बिना कोई खर्च के हम किसी फॉरेन एक्सपर्ट से टाइम लेकर के जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सेमिनार वर्कशॉप कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, उनके साथ चीज़ों को कनेक्ट होकर के हम सीख सकते हैं। इसको और संस्थाओं को हम आपको मिल करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे एक्सेसिबिलिटी और बढ़े। ये कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप की बात हो रही है, आगे बातचीत हो गई है। रिन्यूइंग एंड अपडेटिंग द लर्निंग अप्रोचेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमको नया-नया रोज अवसर दे रही है। क्या किस देश में कौन सी पेडागॉजी आ गई है, असेसमेंट के क्या तरीके आ गए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनको हम जानते हैं, समझते हैं, बारो करते हैं, खरीदते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। और भी देखिए रिकमेंडेशन बहुत सारी है। एक्सप्लोरिंग पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटीज ऑफ आईसीटी इन इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी भी और कहीं रिकमेंड कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर डिसिप्लिन वाइज कौन सी अच्छी पेडागोजी आ गई है, उसको जानना, समझना, पता करना और उसको हम कैसे अपने संस्था में, अपने वातावरण में इस्तेमाल कर सकें। इस बात के लिए आईसीटी हमें मदद कर सकता है। तो 4 स्ट्रेटजी हम लोग देखिए बात कर सके हैं, 2-3 और है, इस पर भी जल्दी बात करते हैं आपके साथ जो है। अगली स्ट्रेटजी है 4.5, दैट इज एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन जो है। एकेडमिकली एज एन इंडिविजुअल हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी, किसी फैकल्टी से जुड़ सकें, स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम करा सकें जो है, लिख रहे हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विजिट्स टू रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड जो है। कुछ विश्वविद्यालय में ऐसे फंड एलोकेट किए जाएं, जैसे बीएचयू में, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस करके संस्था है भारत की, कुछ 20 संस्थाओं को आईओई का दर्जा दिया गया है, उनके यहाँ प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा और तेजी लाने की जरूरत है। कैसे हम अपने विद्यार्थी को बाहर भेज सकें, बाहर के विद्यार्थी को अपने यहाँ एकोमोडेट करके एक दूसरे को विजिट करने का, जाने समझने का मौका करते हैं। सेमेस्टर एब्रोड प्रोग्राम्स अंडर ट्यूनिंग अरेंजमेंट जो है, 4 सेमेस्टर का कोई कोर्स है तो 1 सेमेस्टर हम विदेश से किसी यूनिवर्सिटी से करें और 3 सेमेस्टर यहाँ से कर रहे हैं, जिससे एक इंटरनेशनलाइजेशन हो, वहाँ का विद्यार्थी 1 सेमेस्टर हमारे यहाँ से कर ले, मतलब है इस तरीके से ऐसा होने की जरूरत है। फैकल्टी मेंबर्स आर इनकरेज टू गेट एक्सपोजर टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन एक्सचेंज प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। इसको जरूर करिएगा, इसके लिए मौका तलाशिए, क्योंकि बायोडेटा आपका एनरिच तभी होगा। अच्छे पदों पर जो सिलेक्शन होते हैं, पूछा जाता है कि आपको कोई फॉरेन एक्सपोजर है, नहीं है, कहाँ गए, क्या किया, कौन सा सेमिनार किया, कौन सी यूनिवर्सिटी विजिट किया जाए, और अपनी भी समझ बढ़ती है। मैं इटली में गया था, वहाँ 3 विश्वविद्यालयों को देखा। इटली जाना आना, वहाँ के लोगों से मिलना, भाषाई समस्या को देखना, खान पान, कल्चर, इसके माध्यम से एक अलग तरह की समझ विकसित होती है। तो ये गाइडलाइन सजेस्ट कर रही है, अच्छी यूनिवर्सिटी फंड भी मुहैया करा रही है, बड़ी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी आपका आईसीएसएसआर है, इनकी तरफ से भी विज्ञापन समय समय से आता रहता है। और भी आपके डिसिप्लिन की कोई फंडिंग एजेंसी हो, बॉडी हो, उनकी वेबसाइट देखें, क्या प्रोविजन है, कहाँ जा सकते हैं, प्रयास करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने इंटरनेशनलाइजेशन को बेटर कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक रिसर्च पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल हायर इंस्टीट्यूशन, दूसरे देशों के लोगों से मिल करके कुछ रिसर्च का प्रपोजल ऐसा बनाएं जिससे वहाँ पर ज्वाइंट रिसर्च हो सके, पब्लिश हो सके। वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस भी पार्टनरशिप में कराया जाना चाहिए। संस्थाएं कराती भी रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया के ही हैं, फॉरेन में हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, उनके साथ जुड़ें जो है तो, और उनके अलावा भी और लोगों से जुड़ें तो बेटर हमारी इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेटिंग विद एलुमनी जो है, जो किसी संस्था के एलुमनी पास हो चुके हैं, कहीं दूसरी जगह पर, देश पर हैं, उनको जोड़ना उस संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है।
उसके माध्यम से अपने विश्वविद्यालयों को उस देश में बता सकते हैं। वो जो एलुमनी दूसरी जगह सर्विस दे रहे हैं, वो अपनी बहुत सारी असिस्टेंस यहाँ दे सकते हैं जो है, बशर्ते उनके साथ कनेक्ट किया जा सके, उनको कहीं वेबसाइट के माध्यम से, मेल के माध्यम से जोड़ा जा सके। फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज पार्टनरशिप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेयर्स अब्रोड इन द नेम ऑफ इमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट। भारत के जो इमिनेंट साइंटिस्ट, इनके नाम से हम किसी दूसरे देश की किसी संस्था में चेयर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 4.5 जो है, इसका नाम था हम लोग में एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अगला पॉइंट है जो है 4.6, ब्रांड बिल्डिंग अब्रोड। दूसरे देश में हमारे देश के विश्वविद्यालयों को कैसे लोग जाने हैं। जब कोई जाने किसी संस्था को, जैसे बीएचयू बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन बीएचयू का जो प्रचार प्रसार और होना चाहिए, या किसी भी संस्था का, उसको कैसे हम ब्रांडिंग करें उस संस्था का, जिससे अधिक से अधिक देश की विद्यार्थी, वहाँ के समाज के लोग उस कोर्स को, उस संस्था को जान सकें। इसके लिए गाइडलाइन कुछ कुछ प्रपोज कर रही है, क्या क्या करना चाहिए जो है। academic and market research and priorities of prospective students जो है, बहुत सारे पॉइंट इसमें दिखे दिए गए हैं। इसको आप देखिएगा जो है। collaborating with foreign alumni or alumni of Indian origin living abroad for brand building society। बाहर के जो एलुमनी हैं, हमारे यहाँ से पास हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, या इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनको जोड़ना जो है। इससे वो यहाँ की संस्था के नाम को जानेंगे, 4 लोगों को बताएंगे, जिससे हमारी ब्रांडिंग बढ़ेगी कि नहीं भाई, भारत में खुला विश्वविद्यालय है, यहाँ का ये कोर्स बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर विद्यार्थियों को भेजा जाना चाहिए। है लोग है, बस उनको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, कैटलाइज करने की जरूरत है, ऐड ऑन करने की जरूरत है, समय समय से उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है, एक एकेडमिक रिलेशन बनाने की जरूरत है, जिससे वो बेटर कर सकें। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशन सिस्टम, एक्रेडिटेशन, रैंकिंग प्रोसेस इन इंडिया। जो हमारा रैंकिंग है, इसको थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। एक्रेडिटेशन नैक के द्वारा जो कराया जाता है, इसको भी समय समय से कराया जाए, उसमें और बेटरमेंट किया जाए। दुनिया में एक्रेडिटेशन कैसे किया जाता है उनकी संस्थाओं को, उसके माध्यम से हम अपने एक्रेडिटेशन सिस्टम को कैसे बेटर कर सकें, जिससे ग्लोबल रैंकिंग में हम आगे जा सकें। इस दिशा में भी कुछ कुछ काम करने की जरूरत है। लिख रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर इनकरेज टू सेट अप ऑफशोर कैंपसेज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द आउटरीच ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड बिल्ड द इमेज ऑफ इंडिया। दूसरे देशों में भी जाके यहाँ के विश्वविद्यालयों को छोटे छोटे कैंपस बनाया जाए, जिससे वहाँ पर कुछ एडमिशन हो, कुछ जानकारी बढ़े। अब तो आईसीटी है और क्रेडिट सिस्टम है, इसके माध्यम से उस कोर्स को बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे रिकमेंडेशन आप देख रहे हैं, पॉइंट की बात दिए गए। एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वर्चुअल मोड फॉर सच ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज। ये ब्रांडिंग करने के लिए अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो विश्वविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षण के डिपार्टमेंट है या आईसीटी के जो लोग हैं, उनके साथ बातचीत करके अपनी संस्था को आईसीटी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना बेटर से बेटर कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पे पहचान बढ़े और बाहर के विद्यार्थी आ सकें। जो है कोर्सेज की बात कर रहे हैं, देखिए, पॉपुलराइजिंग द लैंग्वेज कोर्सेज, ब्रिज कोर्सेज, शॉर्ट टर्म नॉन डिग्री कोर्सेज ऑन इंडियन आर्ट, कल्चर, योगा, आयुर्वेद, बुद्धिज्म एक्सेट्रा। अपने जो विशिष्ट प्रकार की धरोहर हमारी है, इस पर छोटे छोटे कोर्स बना करके अगर हम वेबसाइट पर डालें, लोगों को आकर्षित करें। आप देखते होंगे, बनारस से मैं बोल रहा हूँ, बनारस में संस्कृत पढ़ने के लिए बाहर से अच्छे देशों के लोग आते हैं। अभी अनप्लान्ड ही है, लेकिन अगर उसी को प्लान वे में कर दिया जाए, वेबसाइट वगैरह के माध्यम से, किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से जोड़ करके, कोई उस पर अध्ययन के बाद कोई सर्टिफिकेशन भी दे दिया जाए, क्रेडिटाइजेशन भी कर दिया जाए,
तो एक ब्रांडिंग हो जाएगी कि नहीं, बीएचयू से या बनारस में इस संस्था के माध्यम से इस कोर्स को हम ऐसा कर सकते हैं। और जीवन जीने की कला है, यहाँ की घाट है, जो ये शांति है, हर देश के हर कॉर्नर में बहुत खूबसूरती है। जो जिस विधा पर है, जिस विश्वविद्यालय से है, उसकी पहचान करके अगर उसकी ब्रांडिंग कर दिया जाए, विश्वविद्यालय के माध्यम से उसको किसी कोर्स का रूप दे दिया जाए, क्रेडिट दे दिया जाए और उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव कर दिया जाए, निश्चित रूप से दुनिया के लोग उसको देखेंगे, आकर्षित होंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ। इस तरह से बहुत सारे रिकमेंडेशन है। अगला पॉइंट इनका 4.7 है, एलुमनी कनेक्ट जो है, ये पूरा इस पर एक स्ट्रेटजी ही दे दिया गया हुआ है कि एलुमनी को कोई विश्वविद्यालय या संस्था किस प्रकार से कनेक्ट कर सकती है, उसके एडमिशन के समय से ही उसके सारे डेटा को लेकर के, और हम अ, उसके पास आउट होने तक, पास आउट होने के बाद कहाँ जॉब में गए, जॉब के बाद फिर आगे क्या फॉलो अप है, और आगे क्या हम उनको किसी प्रोग्राम में, किसी सेमिनार में, वर्कशॉप में किसी रूप में बुला पा रहे हैं, नहीं बुला पा रहे हैं, इस पर विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है, जिससे संस्था का एलुमनी जो है कनेक्ट में रहे। जो है एलुमनी कनेक्ट ही नाम इसका हेड का है। बहुत सारे इसमें देख रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ एक्टिविटी सजेस्ट की गई हैं, जिसके माध्यम से आप एज ए टीचर आपकी संस्था से निकले हुए एलुमनी को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़े रख सकते हैं। अब वो एलुमनी निकल के कहाँ जाएगा, कितना दूर जा सकता, किस देश चला जाएगा, किस पद पर चला जाएगा, कोई नहीं कल्पना कर सकता। तो सबसे अगर हम कनेक्ट करके रखेंगे तो उसके प्रोग्रेस को भी जान सकते हैं, समय समय से अपनी संस्था के लिए उसको जोड़ सकते हैं, जिससे वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, आगे आपकी बात को फैला सकता है और विद्यार्थियों को भेज सकता है। इसके लिए बहुत सारे इसमें जो है नेटवर्किंग की बात की गई, वीडियो वर्चुअली कनेक्टिंग की बात की गई है, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड ईमेल एसएमएस की बात की गई कि ऐसा डेटा इनबिल्ट बना हो जिसके माध्यम से समय समय से ईमेल एसएमएस जाते रहें, जिसके साथ रिकॉल कर सकें। शेयर डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू विद गवर्नमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, सरकारें भी समय समय से पूछती रहती हैं कि भाई आपकी कितने एलुमनी है, कहाँ है, कैसे है। नैक द्वारा एक्रेडिटेशन कराया जाता है विश्वविद्यालय, वहाँ पूछा जाता है कितने एलुमनी आपके जॉब में है, नहीं है, जॉब में है तो किस लेवल पर है, कहाँ है। तो इसकी डेटा को संस्थाओं के द्वारा बहुत मजबूती से रखा जाना चाहिए। हम आप एज ए फैकल्टी जो भी संभव हो सकता है इसको हम प्रयास करें, इन डेटा को सुरक्षित रख करके इसको बेटर कर सकें। अंतिम पॉइंट संभवतः है 4 पॉइंट, इंटरनेशनल अफेयर्स। हर विश्वविद्यालय में या हर संस्था में इंटरनेशनल अफेयर्स की सेल या ऑफिस बनाया जाना चाहिए। बड़े विश्वविद्यालय जैसे बीएचयू है, जेएनयू है, डीयू, इन लोगों का बना हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा बनाने की जरूरत है। एक शुरुआत तो हो, कम से कम एक ऐसा सेल हो, एक ऐसा ऑफिस हो जो इंटरनेशनल अफेयर को ही डील करे, और वेबसाइट पर प्रॉपर उनका, उनके अफसर्स का नाम, उनके साथ जो काम कर रहे हों, फॉरेन स्टूडेंट को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, ऑनलाइन सारी चीजें। इसमें देखिए बहुत सारी एक्टिविटी दी गई हैं। कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। बाहर का विद्यार्थी अगर हमारी वेबसाइट ही देख ले तो ऐसा कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर हो, ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो, तुरंत उसको फॉलो अप चला जाना चाहिए। हाँ भाई, मैं हाउ आई कैन हेल्प यू। फॉरेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखिए तो बहुत सारा लिखा है हाउ आई हेल्प यू, कॉल आ जाता है, चैट करने लगते हैं लोग। कुछ कुछ अपने यहाँ भी ऐसा आईसीटी के माध्यम से इनको देखने की, समझने की जरूरत है, जैसे उनको हम कोऑर्डिनेट कर सके, उनके सारे इशू को डील कर सकें। सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर कैरिंग आउट ऑल कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कोई स्टूडेंट, कोई फैकल्टी, कोई ऑफिसर अगर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर रहा है या हम कर रहे हैं तो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एक व्यक्ति डील करे, एक ऑफिसर हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल आईडी हो, वहीं से कम्युनिकेशन हो, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। बार बार इधर उधर उसको भेजने की जरूरत नहीं है। एक्ट एज ए लाइजन बॉडी बिटवीन द फॉरेन स्टूडेंट्स एंड द स्पॉन्सरिंग एजेंसी।
एक लाइजन बॉडी के रूप में हम काम करें, लाइजनिंग करें, जिससे चीजें आसानी से हो सकें। एड्रेस द ग्रीवांसेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन ऑल मैटर्स, उनके जो भी मैटर हो, एडमिशन हो, रुकने का हो, मेडिकल इश्यू हो, आना जाना हो, सारी चीजों को कोशिश करें कि उसको हम एड्रेस कर सकें, जिससे विद्यार्थी को सहूलियत हो, सरलता हो और वो अपने कोर्स को अच्छे तरीके से पूरा कर सके, आगे भी किसी को रिकमेंड कर सके। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन विद FRRO, इसको देखिएगा क्या दिया हुआ है कि सिंगल पॉइंट हो जिसके माध्यम से कांटेक्ट कर सके जाए। फैसिलिटेट नेटवर्किंग ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट विद फेलो स्टूडेंट्स, जो फेलो स्टूडेंट है उनके साथ नेटवर्किंग कराने की जिम्मेदारी आती है। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव उसकी मदद किया जाए। प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटू इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक एंड सोशल एक्टिविटीज, यहाँ की जितनी भी एकेडमिक और सोशल एक्टिविटी उसमें भी उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। एज ए फैकल्टी का कोई विद्यार्थी हमारे क्लास में, कोर्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, हमारी रीच उसके तक है, तो उसको हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और देख रहे हैं बहुत सारी चीजें रिकमेंडेशन दी गई। एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अंडर ट्यूनिंग अरेंजमेंट, एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ इंडियन स्टूडेंट अंडर ट्यूनिंग अरेंजमेंट, दो दूसरे विश्वविद्यालय से जो ट्यूनिंग हो रही है उसमें इंडियन स्टूडेंट की भी कंसर्न को एड्रेस किया जाना चाहिए। बहुत सारे दिए हैं इसमें। मेकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनलाइजेशन अवेलेबल ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेबसाइट and provide the same to government and regulatory bodies whenever asked for। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल सेल का एक अलग बकायदे सेक्शन होना चाहिए, जिसके माध्यम से सारी जानकारी हम उस पर रखें। कोई भी बाहर से कुछ जानना चाहता हो तो आसानी से जान सके, बात करना चाहते कनेक्ट हो सके, और सरकार भी समय समय से सूचनाएं मांगती रहती है, हम उनको मुहैया करा सकें। ये इतने जो है आप समझिए स्ट्रेटेजी दी गई हैं, जिसके माध्यम से ये आपका पॉइंट हो गया 4.4, 8 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं जिनके माध्यम से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन भारत के विश्वविद्यालयों में किया जा सकता है। ऐसी गाइडलाइन 2021 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दी गई है। अब लास्ट में पॉइंट देखिए जो बच रहा है, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कुछ इनके रोल दिए गए, सबको समराइज करके संस्थाएं क्या क्या कर सकती हैं, कुछ 6 पॉइंट दिए गए हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर encouraged to involve stakeholders like regulatory bodies, international organizations, alumni associations and industry in designing of internationalization strategies। संस्थाएं इन लोगों के साथ मिलके, बात करके, मीटिंग करके कुछ ऐसा करें जिससे इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी को बढ़ाया जा सके, उसमें मदद की जा सके, उसको हम और इनहेंस कर सकें। अगला पॉइंट बता रहे हैं, फॉर्मुलेटिंग ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच, स्पेलिंग आउट द इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव एंड आर्टिकुलेटिंग देयर अप्रोच, अपने अप्रोच को फॉर्मुलेट कर सकें। कंसीडरिंग द कल्चरल कंटेक्स्ट एट बोथ होम एंड अब्रॉड, दोनों अब्रॉड और इंडिया के कल्चर को कंसीडर कर सकें। हायर इंस्टीट्यूशंस आर एनकरेज्ड टू सिंक्रोनाइज नेशंस प्रायोरिटी इन देयर अप्रोच, उसमें अपने नेशन की प्रायोरिटी को थोड़ा बेटर करने का अप्रोच रखे जाए। इस तरह से देख रहे हैं बहुत सारी बातें इसमें दी गई हैं। डेवलप स्टेटिस्टिकल इंडिकेटर्स एंड सर्वे टू सपोर्ट फ्यूचर स्ट्रेटजी, जो कुछ भी हम इंटरनेशनलाइजेशन के लिए कर रहे हैं वो सारा डेटा, सारे इंडिकेटर हमारे पास हों, जिसकी स्टडी के बाद हम आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अभी देखिए इसको शुरू में दिया गया था 10 लाख विद्यार्थी हमारे बाहर पढ़ते हैं, 50,000 को सीट एडमिशन पाते हैं। इन सारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक हमारे पास डेटा प्रॉपर होना चाहिए कि हम किस कोर्स में, किस स्टेट के, किस विश्वविद्यालय में कितने को एडमिट कर पाए हैं, और इस आधार पर आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ये आपकी, और इस पूरे सिस्टम को मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट की बात की गई है। कोई सेल हो, संस्था हो, मॉनिटरिंग करती रह जाए। ये आपका समझिए ओवरऑल गाइडलाइंस फॉर
इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पर हम लोगों ने बातचीत किया। 8 मुख्य रूप से स्ट्रेटजी आई। इन स्ट्रेटजी के माध्यम से एज ए फैकल्टी एंड इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, यह इसको किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, यह इस पर सोचने की जरूरत है। एज ए डिपार्टमेंट का मेंबर होकर के, विश्वविद्यालय का सदस्य होकर किस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं। एक अप्रोच तो इस गाइडलाइन की थी जो एनपी 2020 के रिकमेंडेशन इंटरनेशनल काम कर रही है। दूसरा यूजीसी ने काम किया हुआ है कि बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए इन्होंने भारत में विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है, जिसको कह रहे हैं कि यूजीसी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और इस पर बाकायदे रेगुलेशन बना हुआ है। रेगुलेशन का नाम है सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेज ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। 7 नवंबर 2023 को ये रेगुलेशन यूजीसी के द्वारा आ रहा है। यूजीसी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, मौका लगेगा आप देखिएगा। जो लोग देखे होंगे उसको और जानने के लिए प्रयास करें। इसके माध्यम से प्रयास सरकार का ये है कि भारत में ही क्यों नहीं, दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों की ब्रांचेज या कैंपसेज खोले जाए। उसके लिए बाकायदे वेबसाइट पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, रेगुलेशन बना रखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, बहुत सारी बातें दी गई हैं। मैं चाहूँगा कि मौका लगे तो आप उसको थोड़ा सा वेबसाइट से जाकर के देखिएगा। अभी हम यहाँ से दिखा नहीं पा रहे हैं। इससे लो कास्ट पर और इंटरनेशनल लेवल के हायर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन अपने ही देश में मिल जाएगा, जिससे आना जाना खाना इस सब का पैसा बचेगा। और हमारे विद्यार्थी बाहर बहुत अधिक जो जा रहे हैं, दे कैन स्टडी देयर फेमस कोर्सेज ऑफ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन रनिंग इन अब्रॉड इन आवर नेशन। ऐसा यूजीसी का प्रयास है। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इस पर जो है कुछ संस्थाएं आएंगी है और अच्छे विश्वविद्यालय अपने यहाँ कैंपस खोलेंगे। उसके लिए भी कंडीशंस है कि टॉप 100 रैंक की जो यूनिवर्सिटीज होंगी वही अपनी संस्थाएं भारत में खोलेंगी। फैकल्टीज इंडिया से भी ले सकते हैं, विदेश से भी ले सकते हैं। सारे रूल रेगुलेशन इस रेगुलेशन में बनाया गया है। रेगुलेशन का नाम मैं फिर बता दे रहा हूँ, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेज ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आज के पूरे व्याख्यान में ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन followed by recommendation of national education policy on internationalization, 2 डॉक्यूमेंट पर बातचीत करने का प्रयास किया। पहला डॉक्यूमेंट जो था हमारा कि इस रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बनाया, जो हम अभी आपको स्क्रीन शेयर करके आपके साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे बिंदु, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं और इन बिंदुओं पर एज ए फैकल्टी मेंबर हम कहाँ पर ऐड ऑन हो सकते हैं, उसके माध्यम से अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ऑनलाइन बाहर के सेमिनार वर्कशॉप कर सकते हैं, मौका लगे विजिट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने एलुमनी जो हैं, अपने विद्यार्थी जो हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट था फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो है ये भी सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। संस्थाएं, हमें लगता है कुछ दिन पहले गुजरात में बाहर की कोई विदेश विश्वविद्यालय ने शायद इच्छा जताई थी, कुछ खोलने की बातचीत चली थी, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर से देखा था। उम्मीद करते हैं कि अच्छी संस्थाएं आएंगी और हम आप मिल करके अपनी रैंकिंग को, ग्लोबल लेवल पर रैंकिंग को अपग्रेड करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जिससे हमारी विश्वविद्यालय, हमारा देश
बेटर हो सकेगा और हम विश्व गुरु के सपने को साकार करने में 2 कदम आगे बढ़ सकेंगे और इसमें अपनी सहयोग प्रदान कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, sir, for this very insightful and knowledgeable session. It was really a wonderful session, I could say. And thank you so much for accepting my request to take the session on this topic. Now, I would request the participants to have their questions in front of you. Dr. Bala, sir, has raised his virtual hand. Sir, please ask your question. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा ये व्याख्यान। जो आपने एक कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं जो टॉप 100 वो अपना कैंपस यहाँ खोलेंगे तो बच्चे उसमें वैसी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है सर कि जो विश्वविद्यालय होता है वो सिर्फ कैंपस ही नहीं, वहाँ जो शिक्षक होते हैं, जो एम्बियंस होता है, वो सब मिला के होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वैसी सुविधा या अवसर की शिक्षा मिल पाएगी उन बच्चों को जिनके कैंपस अपने देश में खुलेंगे? थैंक यू बाला सर प्रश्न पूछने के लिए। मैं बाला सर का परिचय करा दूं। डॉक्टर बाला सर जो है, बाला लखन सर हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी रह चुके हैं। मैं इनके साथ काम कर चुका हूं। बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है। आप जर्नलिज्म के एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। सर इससे कम से कम एक अवसर तो मिलेगा भारत के विद्यार्थियों को। कुछ बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनमें प्रतिभा है कि वो विदेश जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो सरकार की जो एक पहल है कि कम से कम अच्छे संस्थाओं का एक कार्नर अपने देश में खोलें, और हम गाइडलाइन को भी देख रहे थे। बहुत ही कड़े उसमें नियम कानून बने हुए हैं कि फैकल्टी आप जो है वहाँ के रखेंगे, करिकुलम आप अपना बनाएंगे, मतलब जो करिकुलम आप एट पार अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी करिकुलम को यहाँ लागू करेंगे। मेथोडोलॉजी, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन भी आप उसी विश्वविद्यालय को देंगे जो है। और देखा जाएगा कम से कम संस्थाएं खड़ी हों, शुरू हों, और क्या रिजल्ट आता, आशा करते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अब दूसरे देश के जो विद्यार्थी कई देशों के एक साथ जाकर के वहाँ अध्ययन करते हैं, उनको निश्चित रूप से वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी बेटर होगा। और उन संस्थाओं को भारत में खुलने से जहाँ के भी फैकल्टी, विद्यार्थी, स्टेक होल्डर्स जाकर देखेंगे तो हमारी ही समझ है, जो हम बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में बार बार विजिट नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ेगी। और हो सकता है कंपटीशन भी आएगा, तो अपने आप को भी सुधार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ आप जोड़ना चाहें तो बताएंगे। जी जी, नहीं, थैंक यू सो मच सर। बस ऐसे ही एक जिज्ञासा थी क्योंकि जो एमबीए बहुत जरूरी होता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर। जी प्लीज प्लीज। Thank you so much, Bala sir. Any other question? I think, sir, there is one query in the chat box. How can online and distance education in India incorporate internship or global virtual experiences for international students? So you can see in the chat box, yes. Okay, फिर से जरा repeat करिएगा मैडम। Yes, sir. This is a question from Abhishek Pandey, sir. How can online and distance education in India incorporate internship or global virtual experiences for international students? Okay. ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते। ऑनलाइन एक पार्ट में हमें सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा अगर ऑनलाइन कह दें जाए कि हम सब कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लेंगे, तो इंटर्नशिप की जो लर्निंग है वो 100% तो नहीं आ पाएगी। लेकिन जहाँ फिजिबिलिटी नहीं है, बहुत डिस्टेंस है, बहुत कास्ट है, और ऑनलाइन भी जुड़ने, मिलने, बातचीत करने का, कुछ देखने का अवसर मिल रहा है, उसका लाभ उठा करके कुछ हद तक सीखा जा सकता है, कोई जानकारी को ऐड ऑन किया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी सर, थैंक यू सर। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम द पार्टिसिपेंट साइड। सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को एनरिच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।